हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम बात कर रहे थे सेट थ्योरी के बारे में। हमने कुछ ऑपरेशंस की बात की थी, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब हम उसकी कुछ कंडीशंस को प्रूफ कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में प्रूफ किए डी मॉर्गन लॉज। क्या होते हैं डी मॉर्गन लॉज? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, A intersection B complement is A complement intersection union B complement. So these are De Morgan laws. अब इन De Morgan laws को हम वेन डायग्राम से एक बार देखें। ये यूनिवर्सल सेट A और ये B, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B क्या है? ये A और ये B, ये सारा मिला के है A यूनियन B। हमें बात करनी है इसके कॉम्प्लीमेंट की, तो इसके बाहर जो कुछ भी है दैट इज टोटल कॉम्प्लीमेंट। करेक्ट? तो ये हो गया आपके पास A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। राइट? अब चेक करते हैं A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट का कॉमन पार्ट। U A B, A कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? ये सारा A से बाहर का सारा। करेक्ट? B कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? B कॉम्प्लीमेंट में ये सारा। बट हमें चाहिए B कॉम्प्लीमेंट का वो पार्ट जो A कॉम्प्लीमेंट के साथ भी कॉमन हो। तो B कॉम्प्लीमेंट और A कॉम्प्लीमेंट का कॉमन पार्ट क्या आएगा? ये वाला सारा पार्ट। ये बीच का नहीं आएगा क्योंकि ये B में है, हमें चाहिए था B कॉम्प्लीमेंट। करेक्ट? तो आप इनको वेन डायग्राम से भी ये एरियाज शेड करके शो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम जो प्रूफ करने वाले हैं वो हमारे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, जो हमने ली थी यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए। A यूनियन B यूनियन C इज A यूनियन B यूनियन C। कैसे इक्वालिटी प्रूफ करेंगे? लेफ्ट साइड से हम एलिमेंट लेंगे और उसको राइट में लेकर जाएंगे, राइट से लेंगे तो लेफ्ट में लेकर आएंगे। सो लेट X बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C। दैट मीन्स या तो X A यूनियन B में है या फिर X C में है। A यूनियन B में होने का मतलब या तो X A में है या X B में है या फिर X C में है। अब या इसमें है या इसमें है या इसमें है, हम यहाँ पर ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ ब्रैकेट शिफ्ट कर दी। X या तो A में है या फिर X B में है या फिर X C में है। अगर B या C में है तो कहाँ चला गया? B यूनियन C में। यहां से कहां चला गया? या तो A में है या फिर B यूनियन C में है, तो A यूनियन B यूनियन C में चला गया। अब राइट साइड से उठाते हैं, ये राइट साइड वाला सेट आ गया, यानी कि ये सेट A यूनियन B यूनियन C इज कंटेन्ड इन A यूनियन B यूनियन C। अब एलिमेंट इस साइड से उठाते हैं। सो लेट X बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C। दैट मीन्स या तो X A में है या फिर X B यूनियन C में है। या तो X A में है या फिर X B में है या फिर X C में है। अगेन यहां पर हम ब्रैकेट शिफ्ट कर देते हैं, क्या आ जाएगा? या तो X A में है या फिर X B में है या X C में है। पहले दो को कंबाइन करते हैं, X A यूनियन B में है या फिर X C में है। इनको कंबाइन करेंगे तो A यूनियन B यूनियन C। सेट इधर कंटेन हो गया A यूनियन B यूनियन C is contained in A union B union C. This is first part, this is second part. इनको इक्वेट करेंगे, sets will be equal.
Our next result is for intersection. A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C. अब इंटरसेक्शन और यूनियन में क्या फर्क है? दोनों में से किसी भी एक सेट में जाएगा तो यूनियन में जाएगा, और इंटरसेक्शन में कब जाएगा? जब दोनों सेट्स में एलिमेंट होगा। जब एलिमेंट ए में भी होगा और बी में भी होगा तब इंटरसेक्शन में जाएगा। तो इसका मतलब अगर मुझे एलिमेंट यहां से लेना है, इसका मतलब क्या होगा? एक्स ए इंटरसेक्शन बी में भी है और एक्स सी में भी है, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो दोनों में जाना चाहिए। दोनों में जाएगा तो क्या लगेगा? एंड लगेगा। अब ए इंटरसेक्शन में बी में है तो एक्स ए में भी है, एक्स बी में भी है और एक्स सी में भी है। यहां ब्रैकेट शिफ्ट कर देते हैं, x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी। दैट मीन्स x ए में भी है और b और c में जा रहा है तो x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। सेट्स की आपके पास आ गई कंटेनमेंट। करेक्ट। अनदर वे हम इसे प्रूव करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। दैट मीन्स x a में भी है, x b में भी है, x c में भी है। ये ब्रैकेट। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे? हम ब्रैकेट्स को शिफ्ट कर देंगे। x a और b में है एंड x बिलोंग्स टू c। अगर a और b में है दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड x बिलोंग्स टू c। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। इस सेट से एलिमेंट उठाया था, इस सेट में चला गया तो क्या कंटेनमेंट आ गई? a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज कंटेन्ड इन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। This is part 1, this is part 2. Combining these we will get the equality. कि वन साइड ये कंटेनमेंट आ गई, a contained in b, b contained in a। जब हम इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है? a is equal to b. Our next result is A intersection B union C is A intersection B union A intersection C। क्या है ये रिजल्ट? हमने यहां से सेट एलिमेंट उठाना है, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये यहां पर क्या हो रहा है? A के साथ दो सेट आ रहे हैं B यूनियन C, फिर हमने A को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया A इंटरसेक्शन B यूनियन, ये बीच वाला इधर आ गया सिंबल, A इंटरसेक्शन C। A जो है वो B और C दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी पीछे प्रूफ करके आए हैं, A इंटरसेक्शन B यूनियन C में, यानी कि A में भी है और B यूनियन C में भी है। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B यूनियन C। अब इस B यूनियन C को बोलते हैं x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C, क्योंकि ये यूनियन है। अब इसको स्टडी करते हैं कि x A में है और x या तो B में है या फिर C में है। इसका मतलब x A के साथ B में भी हो सकता है, A और B में भी हो सकता है, या फिर x A और C में भी हो सकता है। अगेन देखो, x A में तो है ही है, उसके अलावा या तो B में है या C में है। इसका मतलब A और B में भी हो सकता है, A और C में भी हो सकता है, यानी कि x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B भी हो सकता है, या फिर x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू C भी हो सकता है।
ए में तो वो है ही है, उसके साथ या तो बी में आएगा या फिर सी में आएगा। अब क्योंकि बीच में यहां क्या लगा हुआ है, एंड है तो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी या फिर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, चला गया इधर। अब यहां से उठाते हैं, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब अब ये या इस सेट में होगा या फिर इस सेट में होगा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, यूनियन। या तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है या फिर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या हुआ, x a में भी है और x b में भी है, एंड आएगा बीच में, क्योंकि इंटरसेक्शन है, बीच में आ गया एंड। या फिर a इंटरसेक्शन c का मतलब x a में भी है और x c में भी है। अब दोबारा इसको देखते हैं, या तो a और b में होगा या फिर a और c में होगा। इसका मतलब a में तो दोनों केस में है ना, a के साथ साथ या तो b में होगा या फिर c में होगा। इसका मतलब x a में तो है ही है, साथ में क्या हुआ, या तो x b में है या फिर x c में है। इसका मतलब x a में तो है एंड x बिलोंग्स टू b यूनियन c, क्योंकि बीच में क्या है, और है। इसको कंबाइन करेंगे, बीच में यहां पर एंड है तो a इंटरसेक्शन b यूनियन c आ गई। अनदर वे कंटेनमेंट, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c से उठाया, कहां चला गया, a इंटरसेक्शन b यूनियन c में चला गया। तो एक आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये आ गया। अब प्रूफ करते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो क्या होगा, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन आपस में इंटरचेंज हो गए। अब सेकेंड वाला लॉ प्रूफ करना है, सेकेंड वाला लॉ प्रूफ करते हैं। इधर से एलिमेंट उठाना है, राइट साइड से उठाना है, लेफ्ट में लेके जाना है, लेफ्ट से उठाना है, राइट में लेके जाना है। सपोज हम लेफ्ट से उठाते हैं, लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C, यानी कि या तो x A में है क्योंकि बीच में यूनियन है, यूनियन मीन्स और, किसी एक सेट में, तो ये हो गया और, x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C। अब B इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है कि x B में भी है एंड x C में भी है, क्योंकि दोनों में होगा तो इंटरसेक्शन में जाएगा। अब इन सबको कंबाइन करते हैं, x A में या फिर x B में है और x C में है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, या तो A और B में है और या फिर A और C में। A और B में भी हो सकता है और A और C में भी हो सकता है। x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, क्योंकि इधर दोनों में है, B में भी है और C में भी है, और एंड ये वाला और, या फिर ये और B और C में है, B एंड C में है, तो या तो A और B में आएगा, आइदर A और B, या फिर A में होगा या फिर B में होगा, एंड A और C में होगा, एंड x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C। इसका मतलब और है बीच में तो A यूनियन B, यहां पर बीच में एंड है, यहां पर भी और है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू A यूनियन C। अब यहां बीच में एंड है तो x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। करेक्ट। इसको दूसरी साइड से भी प्रूफ करते हैं, x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। इसका मतलब क्योंकि बीच में अब इंटरसेक्शन है,
या तो एक्स ए यूनियन बी में होगा एंड एक्स ए यूनियन सी, दोनों में ही होगा क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन है। एक्स ए यूनियन बी में भी होगा, एक्स ए यूनियन सी में भी होगा। इसका मतलब यूनियन में है आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, एंड आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। एक्स बिलोंग्स टू ए दोनों में कॉमन है कि एक्स बिलोंग्स टू ए तो आपके पास हो सकता है या फिर एक्स बी में होगा एंड एक्स बिलोंग्स टू सी होगा, और x belongs to B and x belongs to C. That is x belongs to A और x belongs to B intersection C. बीच में और है तो x belongs to A union B intersection C. Correct? इसको हम एक बार देखते हैं वेन डायग्राम से। ए बी सी, पहले कौन सा एरिया लेना है? बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी मींस ये वाला एरिया, करेक्ट। इसकी यूनियन लेनी है ए के साथ। ए वाला सारा टर्म लेना था तो मैंने पूरा ए इसके साथ ज्वाइन कर दिया, तो ये पार्ट बन गया। अब करते हैं ये वाला। ए बी सी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। क्या करना है? पहले ए यूनियन बी लेना है। ए यूनियन बी में ये वाला सारा पार्ट आएगा। फिर लेना है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी में ये वाला सारा पार्ट आएगा। ठीक है, इनकी इंटरसेक्शन मतलब इनका कॉमन पार्ट। अब कॉमन पार्ट देखो, जहां पे क्रॉस बन रहा है, क्योंकि एक लाइंस मैंने लेफ्ट में स्लांट लगाए थे, एक मैंने राइट में स्लांट लगाए थे, तो जहां पे क्रॉस पार्ट बन रहा है वो हमारा कॉमन हो जाएगा, दोनों में आ गया। तो ये वाला तो आपके पास क्रॉस बन रहा है, तो ये एरिया तो है ही है। यहां पर सिंगल स्लांट्स हैं, ये एरिया नहीं है। कहां पे है डबल स्लांट्स? ये वाले एरिया में। इस एरिया में आपके पास सारा का सारा ये सारा एरिया क्या बन गया? यही वाला सारा एरिया। ये क्या है? सेम सेट है, ये भी सेम सेट है, ये बीच का छोड़ दो। इसमें सिंगल स्लांट थे, इसमें सिंगल स्लांट थे, तो यही एरिया तो निकला बी वाला एरिया और नीचे सी वाला एरिया। तो सेम एरिया आपके पास आ रहा है, शेडेड एरिया दोनों का सेम है, इसका मतलब ये दोनों आपके पास सेम टर्म को शो करते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट वी आर गोइंग टू प्रूव इज A minus B intersection C. A minus B intersection A minus C. करेक्ट? अब यहां से एलिमेंट उठाते हैं। Let x belongs to A minus B intersection C. That means x A में तो है, इसके साथ साथ x जो है वो B इंटरसेक्शन C में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? x A में है एंड x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट। और B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट यूजिंग डी मॉर्गन लॉज हमने क्या बनाए थे? इट इज B कॉम्प्लीमेंट यूनियन C कॉम्प्लीमेंट। करेक्ट? तो ये हो गया x बिलोंग्स टू A एंड x इस यूनियन में है, x बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू C कॉम्प्लीमेंट। A में तो है ही है, या इधर है या इधर है, यानी कि x A के साथ साथ B कॉम्प्लीमेंट में भी हो सकता है, या फिर x A के साथ साथ C कॉम्प्लीमेंट में भी हो सकता है।
अब इसको लिखते हैं, x a में है, b कॉम्प्लीमेंट का मतलब x b में नहीं है। x a में है एंड x c कॉम्प्लीमेंट मतलब c में नहीं है। व्हाट इट मीन्स, a में है लेकिन b में नहीं है, तो a माइनस b में चला गया। a में है लेकिन c में नहीं है, तो a माइनस c में चला गया। बीच में और है तो ये यूनियन बन जाएगी, a माइनस बी यूनियन a माइनस c। करेक्ट? तो ये आपके पास यूनियन है, बाय मिस्टेक ये इंटरसेक्शन लिखा, इट इज यूनियन। करेक्ट? अब इसको दूसरी साइड से प्रूफ करते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन a माइनस c, यानी कि x या तो a माइनस बी में है या फिर x a माइनस c में है। a माइनस बी का मतलब x a में है और x b में नहीं है। a माइनस c मतलब x a में है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। डज नॉट बिलोंग्स टू b मतलब बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। डज नॉट बिलोंग्स टू c मतलब बिलोंग्स टू c कॉम्प्लीमेंट। अब x a में तो दोनों केस में है, या तो a के साथ साथ b कॉम्प्लीमेंट में है या a के साथ साथ c कॉम्प्लीमेंट में है। दैट मीन्स x a में तो है ही है, इसके साथ साथ या तो x b कॉम्प्लीमेंट में है या फिर x c कॉम्प्लीमेंट में है। इसका मतलब x a में है एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट यूनियन c कॉम्प्लीमेंट, और b कॉम्प्लीमेंट यूनियन c कॉम्प्लीमेंट मतलब b इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट यूजिंग डी मॉर्गन लॉज। यानी कि x a में भी है एंड x इसके कॉम्प्लीमेंट में है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इस सेट में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, बट इट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यही चाहिए था, a माइनस बी इंटरसेक्शन सी। सो सिमिलरली आप कोई भी रिजल्ट प्रूफ कर सकते हैं। एक साइड से आपने एलिमेंट उठाना है, दूसरी साइड लेके जाना है। आपको सिर्फ ये एंड और का ख्याल रखना है। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, अगर सेट कॉम्प्लीमेंट में है मतलब सेट में नहीं है, अगर सेट में है तो मतलब कि कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। तो हमने जो भी प्रूफ करना है उसके हिसाब से हमने इसको लिख देना है। करेक्ट? सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट applications of set theory. ठीक है, हमने ये देखा कि ये अगर यूनिवर्सल सेट है, ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया, टोटल लेना है तो A यूनियन B, बीच का लेना है तो A इंटरसेक्शन B। करेक्ट? तो हम एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। N मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने होंगे यूनियन में एलिमेंट? पहले मैंने लिखे A में जितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। फिर मैंने ऐड कर दिए B में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। जब मैंने ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट ऐड कर दिए तो इसमें ये वाला पार्ट दो बार रिपीट हो गया, एक बार A के लिए एक बार B के लिए। तो ये पार्ट क्या था, A इंटरसेक्शन B, ये दो बार आ गया। एक बार मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। तो ये क्या बन गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। तो ये आपके पास रिजल्ट है जो हम एप्लीकेशंस के अंदर यूज करते हैं। इसके अभी हम एग्जांपल्स भी करेंगे। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। अब अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स A माइनस B में निकालने हो तो A माइनस B क्या होता है,
A माइनस बी हमारा ये एरिया होता है, करेक्ट। ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो ये एरिया क्या है, ए वाले एलिमेंट्स में से मैं ए इंटरसेक्शन बी वाला निकाल दूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी आ जाएगा। सो दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये माइनस का और ये यूनियन का, ये दो फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें 3 सेट्स पे भी जाएंगे, 3 सेट्स का तब बताऊंगी कैसे यूज करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज एक क्लास है हमारे पास, उस क्लास में हमारे पास 500 स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज 500, करेक्ट। अब ये 500 स्टूडेंट्स दो तरह के आपके पास सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक इंग्लिश और एक हिंदी। ठीक है, इंग्लिश पढ़ने वाले हमारे पास सपोज स्टूडेंट्स हैं 250, हिंदी पढ़ने वाले हमारे पास स्टूडेंट्स हो गए सपोज 200। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले हमारे पास स्टूडेंट्स हो गए सपोज 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश भी पढ़ते हैं, जो हिंदी भी पढ़ते हैं। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे जो कुछ भी नहीं पढ़ते? ऐसे भी तो हो सकते हैं जो कुछ भी ना पढ़ते हो। निकालते हैं। हमने क्या किया, इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट्स 250 प्लस हिंदी, या हम इनको सेट्स का नाम देते हैं। ए इज द सेट स्टूडेंट्स स्टडिंग इंग्लिश, बी इज द सेट स्टूडेंट्स स्टडिंग हिंदी। ठीक है, तो इनके रिलेशन अभी निकालते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आपके पास आ गया 250, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना आ गया 200। अब बोथ मतलब ए भी पढ़ते हैं बी भी पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं, यानी कि दोनों में कॉमन है। कॉमन का मतलब आपके पास किस में आए, ए इंटरसेक्शन बी में आए। ए इंटरसेक्शन बी में कौन से आएंगे, जो दोनों पढ़ेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब स्टूडेंट स्टडिंग बोथ सब्जेक्ट। अब अगर मैं a माइनस बी निकालू तो a माइनस बी में कौन से आएंगे, a माइनस बी में वो आएंगे जो इंग्लिश तो पढ़ रहे हैं लेकिन हिंदी नहीं पढ़ रहे। दैट मीन्स ओनली इंग्लिश पढ़ते हैं। ऐसे ही अगर मुझे b माइनस ए सेट निकालना है तो b माइनस ए सेट में कौन से स्टूडेंट्स आएंगे, वो स्टूडेंट जो हिंदी तो पढ़ते हैं पर इंग्लिश नहीं पढ़ते। दैट मीन्स ओनली हिंदी वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, हमें इन दो का नंबर गिवन है, एक इसका भी नंबर गिवन है। हम ये निकालते हैं सपोज कितने स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए थे 250, इंटरसेक्शन वाले सब्ट्रैक्ट कर दो, कितने हो गए 150। 150 कौन से हैं, जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं। ऐसे ही अगर मुझे सिर्फ हिंदी वाले निकालने होंगे b माइनस ए, तो यहां पर a की जगह b की जगह a लगेगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन, दैट इज 200 माइनस 100, दैट इज 100। अगर मुझे टोटल स्टूडेंट्स निकालने हैं जो इन दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, दोनों को पढ़ने वाले किस में आएंगे, यूनियन में आएंगे। तो दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट्स स्टडिंग आइदर इंग्लिश और हिंदी, मतलब दोनों सब्जेक्ट से दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले कि इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स होंगे वो इन सब्जेक्ट के अलावा पढ़ेंगे जो भी पढ़ेंगे। तो दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर जो पढ़ता होगा स्टूडेंट, वो कहाँ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए यूनियन बी।
वो कैसे निकलेगा, Na दैट इज 250, Nb दैट इज 200, इंटरसेक्शन दैट इज 100। तो कितना आया, 450 माइनस 100 350। तो 350 स्टूडेंट है जो आइदर हिंदी और इंग्लिश पढ़ते हैं, या इंग्लिश पढ़ते हैं या हिंदी पढ़ते हैं। क्लास कितने स्टूडेंट्स की थी, 500 स्टूडेंट्स की। उसमें से 350 ऐसे हैं जो इंग्लिश या हिंदी पढ़ते हैं, बाकी कितने बचे, 150 स्टूडेंट कैसे हैं जो ना इंग्लिश पढ़ेंगे ना हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे फॉर्मूले होते हैं इनसे हम कुछ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ मैंने सब्जेक्ट्स लिया है, आप न्यूज़पेपर्स की बात कर सकते हैं, आप गेम्स की बात कर सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स आपके पास क्रिकेट खेलते हैं, कितने फुटबॉल खेलते हैं, कितने ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भी नहीं खेलते हैं, कितने ऐसे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, कितने ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूलाज। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी। Rest we will do in the next lecture. Thank you.